तो एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, ये तो अभी दिखाई दे रहा है अंशिका। और बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा है कि जनता ने एक बार फिर मोदी को ही वोट दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नड्डा ने कहा है कि 2014 से भी बेहतर बहुमत बीजेपी को मिलेगा। 7 चरणों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और प्रचार बिल्कुल थम चुका है। अब भाजपा कितनी सीट पर जो है जीत रही है और क्या क्या मुद्दे रही हैं जो जनता के बीच में उनको लेके गए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी हैं। नड्डा साहब, क्या क्या मुद्दे रहे हैं जो जनता के बीच में लेके आप गए हैं और जिन पे आपने चुनाव लड़ा है? देखिए, हमारी दृष्टि तो बड़ी स्पष्ट थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। 2014 का चुनाव मोदी जी को सभी लोगों ने समर्थन किया था, उम्मीद के साथ कि वह देश में को आगे बढ़ाएंगे। और 2019 में लोगों ने मोदी जी को अपना मत और आशीर्वाद और शुभकामनाएं और वोट वो इसलिए दिया क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो काम उन्होंने 5 साल अथक प्रयास किया उसके कारण देश की तस्वीर बदली, देश के हालात बदले और देश प्रगति की ओर बढ़ चला। गरीब, वंचित, पिछड़ा, किसान सभी वर्गों के लिए चिंता की गई और सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया गया और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को अक्षरशः पालन करते हुए मोदी जी की सरकार की नीतियों ने आगे जो देश की सेवा की उस पर लोगों ने मोहर लगाई और यही मुद्दा लेकर के हम चुनाव में गए थे। मजबूत राष्ट्र, मजबूर राजनीति और मजबूर राष्ट्र नहीं, मजबूत राष्ट्र और मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, संकीर्ण विचारधारा, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, विकासवाद और जिसे हम कहते हैं कि प्रखर राष्ट्रवाद के साथ देश को आगे ले जाना, यही उसका मुद्दा रहा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, वो तो इन मुद्दों में कहीं नहीं की। इस तरह के आरोप जो है वो आपके विरोधी लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से लेकर नीचे तक मेंटल बैंकरप्सी में आ चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि ये सीमित जानकारियों के मालिक हैं। इनकी जानकारियां बहुत ही सीमित हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो ये बेरोजगारी की बात करते हैं, इनको इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, इनको अर्थशास्त्र का अ नहीं पता। इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया हैज़ बिकम ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं। इकोनॉमी का ग्रोथ होता ही नहीं है विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और फास्टेस्ट स्पीड पर हो रहा है। तो जिनको अर्थ ज्ञान नहीं है उनके मुद्दों पर सड़क चलते क्या जवाब दिया जाए। वैसे ही अब आपने हेल्थ सेक्टर की बात की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोल रहा है कि रेप्लिकेट इंडियाज प्रोग्राम आयुष्मान भारत, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोल रहा है। दुनिया के सबसे हेल्थ की बड़ी मैगजीन और जानी मानी मैगजीन दुनिया की लैंसेट, वह यह बताती है कि हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो तीव्र गति से, दुनिया से तीव्र गति से घट रहा है। इम्यूनाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है और इसके साथ साथ ये जो 15 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कभी नहीं थे वो खुल रहे हैं और उसको खोला जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज 23 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गए। तो जिन बेचारों को क्या हो रहा है धरती पर इसका ज्ञान न हो तो ऐसे लोगों का जवाब देना भी क्या देना, ये बहुत सीमित जानकारियों के मालिक हैं। अगर बात करें जिस तरह से अगर पूरा चुनाव प्रचार देखा जाए, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, इसमें जो असली मुद्दे थे वो बिल्कुल गौण रहे। सारे आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक पर्सनल पे लग रहे हैं। आपको लगता नहीं था कि जो मुद्दे डिस्कस होने चाहिए थे वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुए इन चुनावों में? मोदी जी के हर भाषण में वो सारे मुद्दे डिस्कस हुए हैं जो देश की आवश्यकता रही है और उन्होंने हमेशा लड़ाई, क्या इस चुनाव का नैरेटिव क्या रहा? नैरेटिव रहा कि मोदी जी कहते रहे गरीबी को समाप्त करना है, गरीब को मजबूत बनाना है, किसान को मजबूत बनाना है, गरीबी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, शिक्षा को
आगे बढ़ाना है और अशिक्षा से लड़ना है, ये मोदी जी के मुद्दे रहे। विपक्ष का मुद्दा क्या रहा? मोदी हटाओ। वो गरीबी हटा रहे थे, वो शिक्षा ला रहे थे, वो स्वास्थ्य ला रहे थे, वो विकास कर रहे थे, वो कनेक्टिविटी ला रहे थे, और इनका नारा था मोदी हटाओ। तो इस स्तर पर मैंने इसीलिए कहा कि ऑपोजिशन हैज़ बिकम मेंटली बैंकरप्ट। उनको सिवाय मोदी जी के विकास से बौखलाहट के सिवाय और कुछ उनको नहीं दिखता। अगर जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अंतिम प्रचार का दिन था उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो चुनाव आयोग है वो मोदी जी के इशारे पर काम कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो है प्लान किया गया है कहां पर कब वोट पड़ने हैं, तो इस तरह के आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने लगाए। देखिए, मैं फिर कहूँगा, एक कहावत है, ए बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। दूसरा एक कहावत है, मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। जिनको अपना काम करना नहीं आता है वो हमेशा संस्थाओं को दोष देते हैं, और यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने हार मान ली है। पहले मोदी जी को वो अपशब्द बोलते थे, बाद में फिर वो ईवीएम पर आ गए। तो जब वो ईवीएम पर आ गए तो हम उसी समय समझ गए कि इन्होंने हार मान ली है, और यह अब चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग अपना काम करता है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, सबसे बड़े प्रजातंत्र का चुनाव कराता है। उनके द्वारा किए गए कार्य सबके लिए मान्य हैं और हमने भी मान्य किया। अगर यूपीए गठबंधन सरकार नहीं बनाता है तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम फिर एक बार निशाना होगा विपक्ष का? वो तो बन गया है निशाना उनको। उन्होंने तो तीसरे चरण से शुरू कर दिया था चिल्लाना। तो वो तो यही होता है, मध्य प्रदेश जीत लो तो ईवीएम ठीक है, और जब हारने लगो तो ईवीएम खराब है। 7वें चरण की वोटिंग होनी थी, उससे पहले इस तरह की खबरें आ गई कि जो सोनिया गांधी हैं वो एक्टिव हो गई थी, और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है कि चाहे कैसे भी हो सरकार बनाना, उनका ये कहना था कि कर्नाटका के बेस पर हम सरकार बनाएंगे। तो आपको लगता है कि जो यूपीए का महागठबंधन है वो सरकार बना पाएगा? इनको जमीनी स्तर की जानकारी नहीं है। एक तो इनके आंकड़े अपने खुद चुनाव लड़ने के क्या रहे हैं वो सबको मालूम है, और जनता इनको क्या आंकड़े देने वाली है वो भी सबको मालूम है। यह सिर्फ 7वें चरण को प्रभावित करने के लिए ये इस तरह के एक्टिविटीज ये करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई मालूम है, एक तरफा आशीर्वाद मोदी जी को भारत की जनता ने दे दिया है और उस पर अंतिम मोहर कल लगा देगी। एक तरफा फैसला हो चुका है और इन सीट्स पर भी वो मोहर लगाने वाली है। अब ये बौखला गए हैं और बौखलाने के बाद इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रजातंत्र राज्य है, किसी को मनाही नहीं है, वो छूट है, जरूर मिले, गले मिले, विचार मिलाएं, जो कुछ भी मिलाना है मिलाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि 23 तारीख के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सर, जिस तरह से हम चुनाव प्रचार में देखा, जिस तरह वेस्ट बंगाल में जो इस तरह की हिंसा हुई, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव है, उसकी जो पटकथा है वो लिखी जा रही है इन चुनावों के, लोकसभा चुनावों के बहाने? लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर बहुत बदल जाएगी जहाँ तक वेस्ट बंगाल का सवाल है। लेकिन मैं वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ममता जी ने इस चुनाव में तो उनकी धरती खिसकी गई, जो बौखलाहट उन्होंने दिखाई, और ये बौखलाहट बड़ी स्पष्ट शब्दों में सामने आई, सब लोगों ने उसको देखा। लेकिन ममता जी ने राजनीतिक दृष्टि से अभी तो उनका नुकसान होगा ही होगा, लेकिन बंगाल का बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने। बंगाल का गौरव, बंगाल का कल्चर, बंगाल की संस्कृति, बंगाल का लिटरेचर, जिसको बंगाल रिप्रेजेंट करता है, उसको नेतृत्व ने बहुत डिमीन कर दिया, बहुत नीचे ला दिया, और यह बंगाल के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय उन्होंने किया है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि बंगाल भद्र पुरुष के लिए जाना जाता है, भद्र पुरुष के नाम से जाना जाता है, भद्र लोग के नाम से जाना जाता है, सुसंस्कृत लोगों के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके का भाषा उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल की, जिस तरीके के वार्तालाप उन्होंने किए, जिस तरीके की उन्होंने एक्टिविटी की, वह अपने आप में बताता है। एक मुख्यमंत्री जो शासन का इंचार्ज है वो सड़कों पर आ जाए, एक मुख्यमंत्री जो सारे शासन का नेता है और जिसको सारा शासन संभालना है वो धरने पर बैठ जाए, ये क्या तस्वीर बनाई उन्होंने। तो उन्होंने तात्कालिक अपना नुकसान तो बहुत किया ही किया। बंगाल जिस बात के लिए जाना जाता है और जाना जाता रहेगा,
रिच कल्चर के लिए, उसको बहुत आघात पहुंचा है। नड्डा साहब, आप हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। 2014 में चारों की चारों सीटें जीतकर आपने मोदी जी की झोली में डाली थी। क्या लगता है? मोदी जी ने ही खुद अपनी झोली में डाली। तो इस बार क्या लगता है, किस तरह का 2019 का चुनाव किस तरह का रहेगा? चारों की चारों सीटें 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के झोली में होंगी। जो विपक्ष कह रहा है, कहते वो कह रहे हैं कि हम तो 2 तो हम छीन के ही रहेंगे हिमाचल में। ऐसा है कि सपने देखना अच्छी बात है और किसी को रुकावट नहीं है, रोक भी नहीं सकते हैं। ये प्रजातंत्र देश है, तो बिल्कुल सपने देखें, अच्छी बात है। जो जमीन में काम करते हैं उनको जमीनी सच्चाई का पता है। अभी विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जो नतीजे आए हैं वो भी सामने हैं, उसके बाद के भी नतीजे सामने हैं, इसलिए हम लोग सब जानते हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2014 में जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ चारों की चारों सीटें भाजपा ने काबिज की थी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2019 में भी चारों सीटें जो है वो मोदी जी की झोली में डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, हिमाचल प्रदेश।